Evening to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about lesson number 1, that is democracy in the contemporary world. Today our topic is international organization. Okay, so let's start. International organization is there on the page number 14. International organization, let us remind to the question that came in this conversation, does an increase in the number of the democratic countries all over the world automatically lead to the democratic relations among countries? Before we do that, let us think about the point raised by the Surinder. There is the government of the India, government of the United States of America, and so on. But there is no government of the world, no government can pass any law that will apply to all the people of the world. If there is no such government, if there are no rules and ruled, how can we apply the two features of democracy here? देखिए इंटरनेशनल हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पर सबसे पहले जो कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे, जो कन्वर्सेशन पार्ट है वो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था, वो हम देख रहे हैं कि लेट अस रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट कैम इन दिस कन्वर्सेशन. डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली लीड टू द डेमोक्रेटिक रिलेशन अमंग द कंट्री? दुनिया के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर जो ज्यादातर कंट्री है वो डेमोक्रेटिक होती गई. तो क्या इन दोनों के अंदर जब ज्यादातर कंट्री डेमोक्रेटिक होगी तो आपस में भी इनमें क्या जो संबंध थे वो डेमोक्रेटिक थे? और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो सुरिंदर ने यहाँ पर पूछा है वो भी हमारे माइंड में उठता है कि दुनिया की जब ज्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो रही है, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हम ले लें, तो क्या वर्ल्ड की भी कोई सी गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया की भी कोई सी गवर्नमेंट है जो इनको बॉन्ड करके रख सके? ओके, अब हम आगे देखते हैं. If there is no such government, if there is no ruler and ruled, how can we apply the feature of democracy? अब जब ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, जब कोई रूलर नहीं है इन कंट्रियों का, तो मतलब हम डेमोक्रेसी कैसे समझ सकते हैं कि देश दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी है ना? क्योंकि सब कंट्री तो डेमोक्रेटिक हो गई है, लेकिन आपस में इनमें डेमोक्रेटिक संबंध नहीं है या इनको कोई गवर्न करने वाला नहीं है सिस्टमेटिकली, तो फिर हम कैसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी है? These that the ruler should be elected by the people and the people should have basic political freedom. While Surinder is right in a simple sense, we cannot say that the questions of the democracy does not rise here. Is there no single world government? देखिए देश के अंदर क्या होता है, जहाँ डेमोक्रेसी है वो जो पीपल होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, वही वहाँ की गवर्नमेंट को चुनते हैं. तो वर्ल्ड की ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये चीजें हैं, लेकिन एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो हमारे माइंड के अंदर आना चाहिए, क्या वर्ल्ड के अंदर भी ऐसी सिचुएशन है कि कुछ जो वर्ल्ड के अंदर एक मेन पावर हो वो भी लोगों के द्वारा या डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा चुना जाए, और चुनने के बाद में फिर वो डिसीजन ले बाकी कंट्रियों के बारे में, या बाकी कंट्री अगर अनडेमोक्रेटिक वर्क करती है तो उन्हें सलाह दे, बताए कि ये आपका अनडेमोक्रेटिक वर्क था? तो ऐसा भी कुछ है. देखिए, बट देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड दैट परफॉर्म द पार्शियली फंक्शन ऑफ द सच गवर्नमेंट. दीस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड द कंट्री. अब देखें यहाँ पर एक बात हमारे सामने आ रही है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई गवर्नमेंट तो नहीं है कि जो दुनिया की ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री है उनको चलाए या उनको गवर्न करे, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है हमारे वर्ल्ड के अंदर जो क्या करते हैं, जो पार्शियली कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं कि जो गवर्नमेंट है दुनिया के अंदर, जो अलग अलग देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो उसकी जो हदें हैं, उसकी जो लिमिट्स है वो निर्धारित करते हैं. ओके, सिटीजन इन अ वे गवर्नमेंट कैन, बट अब देखें ये गवर्नमेंट के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन के प्रति किस टाइप से है, या और भी बहुत सी चीजें हैं उसमें ये इंटरफेयर नहीं करते इंस्टीट्यूशन. लेकिन गवर्नमेंट दुनिया की जो गवर्नमेंट है अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री में, उनकी लिमिट और उनकी सीमाओं को निर्धारित करते हैं. These organizations cannot command countries and citizens in the way government can, but they do the rules. वही चीज कि यहाँ पर जैसे जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन को कंट्रोल करती है, तो ऐसे ये यहाँ पर कंट्रोल नहीं करते, लेकिन कुछ सीमाएं निर्धारित कर देते हैं. अब क्या वो हम आगे देखते हैं. Who makes the law and rules to govern the seals that do not fall within the boundaries of any of the country? और who takes the steps to control the environmental degradation? देखिए यहाँ से हमारा माइंड में एक बात आती है कि ये कौन निर्धारित करता है कि किसी देश की सीमा क्या होना चाहिए, या सीमा का अगर विवाद हो तो उसे कहाँ जाना चाहिए, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड जो थ्रेट वगैरह है ये कौन है जो इससे रिलेटेड
अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो देखिए ये यूनाइटेड नेशन है जिसको हम यूएन भी कहते हैं, है ना। यूएन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबल एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो बड़े बड़े देश है उनका ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है। ओके, हेल्प इन द कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर कोऑपरेशन करता है। सिक्योरिटी, इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल इक्वालिटी, इसके ऊपर ध्यान देता है। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देखिए यूएन के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो उसका बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ओके, व्हाट हैपन व्हेन अ कंट्री अटैक अनदर कंट्री इज इन अनजस्ट मैनर। देखिए जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दे तो ये अनजस्ट होता है। तो इसमें द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग पीस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दो देशों के अंदर शांति बहाल करने के अंदर रिस्पांसिबल है। ओके, इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी एंड टेक एक्शन अगेंस्ट रॉन्गडूअर। ये क्या करता है, इंटरनेशनल आर्मी को जो ज्यादती कर रहा है जो देश, उसके सामने इंटरनेशनल आर्मी को खड़ा कर देता है और उसे मजबूर करता है युद्ध को बंद करने के लिए। ओके, who lends money to government when they need it। अब देखें एक और यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हमारे माइंड के अंदर आ रहा है कि अब किसी गवर्नमेंट को, जैसे हम लोग लोन लेते हैं और लोन लेके हमारा वर्क करते हैं, हमारा काम चलाते हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट को या किसी देश को अगर पैसों की जरूरत लग जाए तो कहाँ से पैसे लेंगे। तो देखिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड बैंक। यहाँ से यदि किसी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत लगती है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए तो वो यहाँ से पैसे ले सकता है। तो हमने इसमें ये देखा कि कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के अंदर, ऐसी कोई गवर्नमेंट तो नहीं है कि जो दुनिया की कंट्रियों को गवर्न करेगा, यूं कहना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्रियों को गवर्न करे। इसके लिए कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं वर्ल्ड लेवल के ऊपर, लेकिन हाँ कुछ इंस्टीट्यूशन जरूर है जो दुनिया की जो गवर्नमेंट है उनकी लिमिट निर्धारित करते हैं। दो देश यदि आपस के अंदर लड़ते हैं तो वहां पर युद्ध विराम करवाते हैं या युद्ध को रुकवाने का प्रयास करवाते हैं, या फिर दो देशों में अगर सीमा का विवाद है, सीमा से रिलेटेड, वहां की जो बॉर्डर लाइन से वहां से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन है ना। इसको यूएनओ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या यूएन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है, दुनिया में जो गवर्नमेंट है उनको पैसे देता है, मतलब लोन प्रोवाइड करता है। अब हम एक और इसका पर्सपेक्टिव देते हैं, आर दिस डिसीजन डेमोक्रेटिक, कि क्या ये यूनाइटेड नेशन के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, क्या ये डेमोक्रेटिक है, इसका जो खाका है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ये हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखेंगे, सो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल। देखिए अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे, हमने देखे जैसे यूएन है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक है। अब ये क्या डेमोक्रेटिक है ये हम देख लेते हैं। दैट फंक्शन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म functions that a world government would perform, but we need to know how democratic these organizations are. The yardstick here is where each of the countries has free and equal say in the decision that affects them. In this light, let us examine the organization. देखिए यदि हम बात करें डेमोक्रेटिक की, अब हम ये बात करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, जो लोग होते हैं उनको बोलने का अधिकार होता है देश के सभी लोगों को। तो क्या यहाँ पर जो इनकी मेंबर कंट्री है यूनाइटेड नेशन की, इनको सबको अधिकार है बोलने का, या जो डिसीजन है वो कुछ देशों के हाथ में ही है। तो हम देखते हैं अभी डेमोक्रेटिक कितने हैं इंस्टीट्यूशन। ओके, देखिए एवरी वन ऑफ 192 मेंबर ऑफ द कंट्री ऑफ द यूएन। देखिए यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्री है वो कितनी है, 192 है। इन सबके पास में एक वोट होता है जो कि यूएन के जनरल असेंबली के अंदर होता है। It meets in regular yearly session after a president elected from among the representative of the member country। अब देखिए जनरल असेंबली को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पार्लियामेंट है। आपके देश के अंदर आपने पार्लियामेंट देखी होगी, टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट भी आता है जहां पर हमारे देश से रिलेटेड डिसीजन होते हैं। तो जो जनरल असेंबली है वो जनरल असेंबली क्या है, ये कह लो इसको कि ये दुनिया की पार्लियामेंट है जहां पर दुनिया के जो डिसीजंस होते हैं। In that sense, the UN would appear to be a very democratic organization। अब इस तरीके से
अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया की पार्लियामेंट की तरह है तो आपको नजर क्या आएगा कि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आगे देखते हैं। बट द जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट व्हाट शुड बी टेकन इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्री। लेकिन जनरल असेंबली सारे डिसीजन नहीं लेती है। यदि दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो भी जनरल असेंबली के हाथ में डायरेक्टली नहीं होता। अब कहाँ डिसीजन होता है ये हम देखते हैं। द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन टेक सच क्रूशियल डिसीजन। जो 15 कंट्री, जो यहाँ की 15 कंट्री है, इस टाइप के क्रूशियल सिचुएशंस से रिलेटेड जो अपने डिसीजन है वो लेती है। ओके, देखिए यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर कंट्री। ओके, अब परमानेंट मेंबर कंट्री कौन सी? यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, रशिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, रशिया और फ्रांस और चाइना। ये 5 कंट्री है, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। बाकी के जो 10 हैं इनको हर 2 साल के बाद में चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ओके, द रियल पावर विद द 5 परमानेंट कंट्री। जो रियल पावर है डिसीजन लेने के, ये 5 परमानेंट कंट्री के हाथ में ही है। द परमानेंट मेंबर स्पेशली द यूएस कंट्रीब्यूट द मोस्ट। अब देखें इन 5 परमानेंट कंट्री के अंदर भी जो यूनाइटेड नेशन है वो सबसे ज्यादा फंड देता है। इन 5 कंट्रियों के अंदर भी जो अमेरिका है यानी यूएस है वो सबसे ज्यादा फंड देता है इस यूएन को। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन को। ओके, और ये वो 5 कंट्री है, इनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है कि इन 5 में से यदि किसी व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, किसी 5 कंट्री में से कोई एक कंट्री ऐसी है जो किसी चीज को लेके, किसी मसले को लेके या किसी समस्या को लेके उसका डिसीजन अलग है, नहीं है, तो वो डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली इन कंट्रियों के 5 कंट्रियों के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप इतना समझ लीजिए कि ये 5 कंट्री जो है ये वहां का डिसीजन डिसाइड करती है, और यदि इनमें से कोई भी एक कंट्री मना कर देती है कि नहीं ये जो डिसीजन है ये गलत है, तो फिर वो डिसीजन नहीं हो पाता। जैसे हमारा कश्मीर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, समय समय पर हम यूनाइटेड नेशन में इसको उठाते हैं, लेकिन जो 5 परमानेंट कंट्री है यदि उसमें से कोई मना कर देता है या कोई ये कहता है कि ये जो कश्मीर है अभी इसका हल नहीं हो, या इंडिया के अंदर इसको पूरी तरीके से मर्ज करने के लिए वहां से वो मना कर देते हैं, तो थोड़ी सी हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। ओके, दिस सिस्टम हैज लेड मोर एंड मोर पीपल। अब देखें यही वजह है कि दुनिया की कंट्री के जो अलग अलग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देश डेमोक्रेटिक हो गए, तो इन इंस्टीट्यूशन को भी और ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। क्या 5 कंट्री जो जिनके पास वीटो पावर है और वो सारे डिसीजन को डिसाइड कर रही है, तो क्या ये कहना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक है? नहीं, ये इंस्टीट्यूशन असल में डेमोक्रेटिक नहीं है। ओके, आगे देखते हैं हम आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया का एक सबसे बड़ा मनी लेंडर है। इसके जो 185 मेंबर कंट्रीज है, मेंबर स्टेट है, दे डू नॉट हैव इक्वल वोटिंग राइट। इन सबके पास में इक्वल वोटिंग राइट नहीं है। द वोट ऑफ ईच इज वेट बाय हाउ मच मनी। अब इनका जो वोट है इसका वेट क्या होता है? हर कंट्री का जो वोट है उसका वेट 1 नहीं होता है, बल्कि इनका वेट तोड़ा जाता है कि ये कितना पैसा देते हैं आईएमएफ को। इस आईएमएफ को यदि कोई सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उसका वोट और उसका पावर ज्यादा होता है। ओके, more than 54% of the voting power is IMF is handed only 10 countries। देखिए IMF का जो 54% जो पावर है वो 10 कंट्रियों के द्वारा इन 10 कंट्रियों के हाथ में होता है, जैसे यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा एंड रशिया। तो आईएमएफ का जो 54% कंट्रीब्यूशन है ये 10 कंट्रीज करते हैं। द रिमेनिंग 175 कंट्रीज हैव वेरी लिटिल से इन हाउ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन। इसके अलावा जो 175 कंट्री बाकी बची हुई उनका डिसीजन कोई ज्यादा मायने नहीं रखा था, इन 10 कंट्रियों का ज्यादा मायने रखा था, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट उसको ज्यादा कर रहे हैं। और अभी मैंने बताया जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसके वोट के मायने भी ज्यादा होंगे। ओके, the World Bank has a similar system of voting. The president of the World Bank has always been a citizen of US.
वर्ल्ड बैंक के अंदर भी वोटिंग का यही सिस्टम है। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होगा वो यूएस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ऑलवेज बीन अ सिटीजन ऑफ यूएस, वो यूएस का सिटीजन होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट का, कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी, है ना। तो वो क्या होना चाहिए, जो वहां का प्रेसिडेंट है वो यूनाइटेड स्टेट का मतलब अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और उसी को फाइनेंस मिनिस्टर या ट्रेजरी सेक्रेटरी वहां का बनाया जाता है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है हमारे माइंड में, कंपेयर दिस टू द काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। अब जो हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जरा उस बेसिस पे डिस्कस कर लीजिए कि क्या ये इंस्टीट्यूशन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन, क्या ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है? नहीं। That's would you say that a country where some persons have a permanent position in the ministry and have power to stop the decision of the entire parliament or a parliament where 5% of the member hold the majority of vote? तो हम ये यही कह सकते हैं कि कोई सा ऐसा देश हो जिस देश के अंदर 5 लोग या चंद लोगों के हाथ में पावर हो और वही सारी चीजों को डिसाइड करते हो, तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? नहीं होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन है ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि चंद लोगों के हाथ में यहाँ पर पावर है। ओके, तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फेल टू पास द सिंपल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो सिंपल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है ये फेल हो गए, और इसीलिए दुनिया की जो ज्यादातर लोग हैं वो इनके खिलाफ बात भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि इनको और ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जब ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपस में ज्यादा डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है? ओके, अब बाकी जो आगे का है, जो इसकी आगे की पोजीशन है और डेमोक्रेटिक प्रमोशंस वगैरह, ये हम कल के लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।